हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूर्यकांत वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस एकेडमी में। तो आज हम आ चुके हैं लेकर कक्षा 10 की भौतिकी, जो कि अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन चल रहा था। और हमने पिछले वीडियो में, जिन लोगों ने अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, देख लें। पिछले वीडियो में मैंने F बराबर R/2 यानी कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी F में संबंध के थ्रू हमने कहा था कि हम इनका निगमन करेंगे कि ये सूत्र कैसे आता है कि F जो फोकस दूरी होता है वह वक्रता त्रिज्या की आधी कैसे होती है। और हमने परिभाषा में लिखा भी रखा था कि जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, तब दर्पण की फोकस दूरी F वक्रता त्रिज्या कैपिटल R की आधी होती है। हमने ये बता रखा था। तो चलिए यार शुरू करते हैं हम इसे हल करना कि ये हमारा फार्मूला कैसे आता है। ठीक है, तो हमने बता भी रखा है कि गोली दर्पण के दो भाग होते हैं, एक अवतल दूसरा उत्तल। तो पहले हम अवतल दर्पण के लिए देख लेते हैं। तो पहले हेडिंग क्या बना लेंगे, अवतल दर्पण के लिए फॉर कनकेव मिरर, क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में, फॉर कनकेव मिरर। ठीक है, यानी जैसा इसमें लिखा गया है कि अवतल दर्पण के लिए, तो अवतल दर्पण हमें बनाना पड़ेगा और अवतल दर्पण का फिगर बना करके उसके अनुसार हम क्या करेंगे, निगमन करेंगे F बराबर R/2 का। ठीक है, तो हम पहले एक अवतल दर्पण कैसे होता है। अवतल दर्पण का धंसा या दबा हुआ पृष्ठ जो होता है वो परावर्तक होता है तथा उभरा हुआ तल क्या होता है, पालिश होता है। तो हमेशा प्रकाश बाईं ओर से जाएगा, तो हम बाईं ओर के तरफ ही क्या बनाएंगे, परावर्तक पृष्ठ बनाएंगे, और दाहिनी ओर क्या बनाएंगे, पालिश। हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि बाईं ओर परावर्तक पृष्ठ हो और दाईं ओर ही हमारा क्या हो, पालिश हो। ठीक है, ये हमने एक मुख्य अक्ष लाइन भी खींच लिया। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि एक M1 M2 एक अवतल दर्पण है। ठीक है, जिसका मुख्य अक्ष पर क्या है, मध्य दूरी पे बिंदु पे लेते हैं P ध्रुव है, क्या है, P ध्रुव है, और फोकस बिंदु F तथा वक्रता केंद्र जिसको C बोलते हैं वह क्या है, एक मुख्य अक्ष पर स्थित है। अब हम क्या करते हैं कि अब कोई वस्तु जैसे हम इस मुख्य अक्ष पर रखे हैं, तो यहाँ से एक समांतर किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जा रही हैं। यहाँ से AB नाम दे देते हैं, AB, यहाँ पे पॉइंट B भी है, AB किरणें जा रही हैं। ठीक है, और ये किरणें जा करके क्या होती हैं, दर्पण से, जो हमारा अवतल दर्पण है, इनके परावर्तक पृष्ठ से टकराती हैं, और टकराने के बाद कहाँ आती हैं, रिटर्न होकर कहाँ आती हैं, फोकस बिंदु पर लौट आती हैं। फोकस बिंदु पर क्या होती हैं, लौट आती हैं। अब उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब हमें इसमें एक अभिलंब लाइन की आवश्यकता होगी। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये एक किरण गया है और यहाँ से परावर्तित हुआ, तो इनके मध्य में जो होगा वो अभिलंब होगा। तो इनके मध्य में ही हम एक अभिलंब लाइन, डॉटेड लाइन खींच देते हैं, जो कि बिंदु B से ऐसे जा रही है वक्रता केंद्र पर। कहाँ से जा रही है, वक्रता केंद्र से जा रही है। ठीक है, इसे थोड़ा हम सीधा बना लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ये सही है। यानी हम क्या कहेंगे कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C है। अब इस पे एक समांतर किरण, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर किरण AB, जो कि AB चल रही है, AB किरण चल रही है, और दर्पण के बिंदु B पर परावर्तन के पश्चात, दर्पण के बिंदु B पर टकरा रही है, और परावर्तन के पश्चात कहाँ आ रही है, फोकस बिंदु पर आती है, तथा बिंदु B को वक्रता केंद्र C से डॉटेड लाइन से क्या करते हैं, आभासी लाइन से या काल्पनिक लाइन से मिलाते हैं।
जो कि हमारा क्या होगा, अभिलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये लाइन अभिलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभिलंब लिख देते हैं इसे। अब इसी फिगर से हमें F बराबर r/2 को ज्ञात करना है, तो ये कैसे हो जाएगा, चलिए लिखते हैं पहले एंगल। इसमें एंगल को देखना होगा। एंगल हमारा पहले देखते हैं AB और C एंगल, क्योंकि अभिलंब इन दोनों को दो भागों में बांट रहा है, तो अभिलंब के एक बार इधर को देखते हैं, एक बार इधर को देखते हैं। तो अभिलंब के इधर हमारा AB और C बन रहा है, तो लिखते हैं चूंकि कोण ABC क्या है, जिधर से, अब देखिए जिधर से प्रकाश आपतित होता है, यानी अभिलंब से बोलते हैं, अभिलंब से जितने कोण पर प्रकाश आपतित होता है उसे आपतन कोण I बोलते हैं, और अभिलंब से जितने कोण पर प्रकाश क्या होता है, परावर्तित होता है, यानी निकलता है टकरा करके, निर्गत होता है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण R बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि कोण ABC आपतन कोण तथा कोण क्या हो जाएगा, CBF क्या है, परावर्तन कोण है। ठीक है, क्या है, परावर्तन कोण है। यानी हमारा जो कोण ABC है वह आपतन कोण तथा कोण CBF क्या है, परावर्तन कोण है। तब हम लिखेंगे तब, अब इन दो कोणों में क्या समानता है भैया, यानी कि हमें पता है परावर्तन के द्वितीय नियम से, यानी परावर्तन का जो नियम होता है उसका दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है, तो लिखेंगे तब कोण ABC बराबर कोण CBF, समीकरण फर्स्ट बना लेंगे, परावर्तन के नियम से, किस नियम से, परावर्तन के नियम से कहेंगे क्या है, कोण ABC बराबर कोण CBF। ठीक है, इसके अलावा फिर एक और ले लेते हैं, इसके अलावा फिर कहते हैं कोण ABC किसके बराबर है, देखिए कोण ABC किसके बराबर है, एक कोण और बराबर होगा, कोण BCF, कोण BCF किसके बराबर होगा। अब देखिए ये वाला कोण की बात मैं कह रहा हूं और ये वाला, ये दोनों कैसे हैं, एकांतर कोण हैं। कैसे कोण हैं, एकांतर कोण से भी ये बराबर होंगे, तो लिखेंगे तथा कोण ABC बराबर कोण CBC, कोण BCF, समीकरण सेकंड बना लेंगे। ये क्या है, एकांतर कोण हैं, एकांतर कोण हैं। अब समीकरण एक में भी देखिए ABC बराबर इतना है और समीकरण दो में भी ABC बराबर इतना है। तो जब हमारे ये दोनों एक इक्वल हैं, बराबर हैं, तो ये दोनों भी कह सकते हैं बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड की तुलना करने पर, अब समीकरण फर्स्ट व सेकेंड की तुलना अगर हम करते हैं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो लिखेंगे कोण CBF बराबर कोण BCF, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यदि इनमें भुजा की बात करते हैं तो ये देखिए इनके लास्ट भुजा यानी BF बराबर CF, कहेंगे BF के बराबर CF या FC। अब ये कैसे होगा संभव, देखिए यहाँ फिगर में थोड़ा देख लेते हैं। BF यानी ये वाला भुजा किसके बराबर होगा, कहा गया यहाँ CF, ये इसके बराबर होगा। ये वाला भुजा जो है इसके बराबर होगा, क्योंकि बोला गया है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे और ये कोण एकांतर कोण के नियम से बराबर होंगे। ठीक है, तो कहेंगे या करके लिख सकते हैं, या BF बराबर क्या लिख सकते हैं, CF। ठीक है, ये इतना लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, अब देखते हैं कि ये तो हमारा क्रियाकलाप हो गया। अब यदि ऐसा सोचें, हम ऐसा कल्पना करें कि यदि दर्पण का द्वारक क्या हो, बहुत छोटा हो, क्या हो, बहुत ही छोटा हो दर्पण का द्वारक, तब क्या हो जाएगा हमारा, लिखेंगे यदि
दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब जो हमारा फोकस बिंदु F है या वक्रता केंद्र C है, यह एकदम किसके ध्रुव P के करीब आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? ध्रुव P के निकट आ जाएंगे। और ये जो बिंदु B है यहाँ ऊपर जा रहा है, ये भी क्या जाएगा? निकट। तो लिखेंगे तब बिंदु B ध्रुव P के निकट होगा। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब बिंदु B ध्रुव P के क्या होगा? एकदम निकट होगा, या ऐसा कर सकते हैं कि बिंदु B ध्रुव P पर ही स्थित होगा। तो जब हम कह रहे हैं कि बिंदु B यहाँ पर होगा तो हमारे ये सब दूरियां भी एक बिंदु पर ही हो जाएंगे, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, आपस में सब बराबर होने लगेंगे। क्या हो जाएंगे? सब बराबर होने लगेंगे। तो हम इसके थ्रू कह सकते हैं कि जो हमारा BF भुजा है, BF भुजा है, जो ये BF भुजा है, यह किसके बराबर होगा? PF के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? PF के। देखिए जो ये भुजा है ये आपस में इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये बिंदु B एकदम करीब आ जाएगा, एकदम करीब। तो ये छोटी सी आकृति ऐसी बनेगी तो हमें वो पता नहीं चल पाएगी, यानी हम कहेंगे कि इनका जो ये भुजा होगा यह आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए, अब जो हम जैसे कह रहे हैं कि यहाँ हम इनकी भुजा के बराबर ये PF के बराबर कर रहे हैं, तो इस भुजा को हम लिखने के लिए क्या कह सकते हैं? यानी पूरा जो हमारा CP था, क्या था? CP। अब इसको भी दिखा सकते हैं कि जो हमारा CP होगा, CP भुजा जो होगा वह हमारा PF प्लस, अगर हम इस CP भुजा की बात करें तो क्या हो जाएगा? CP भुजा पूरा दिखाना है तो हम लिख सकते हैं CF प्लस PF। क्या लिख सकते हैं? PF प्लस CF। कह भी सकते हैं कि इनको और इनको जोड़ने पर ही ये पूरा प्राप्त होगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब देखिए, लेकिन अभी अभी कहा गया है कि ये भुजा इसके बराबर होगा और ये भुजा इसके बराबर होगा। जब यहाँ बताया गया है कि ये भुजा इसके भी बराबर है, यहाँ बताया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि ये भुजा इसके बराबर होगा, तो आपस में ये दोनों भी बराबर होंगे, आपस में ये दोनों बराबर हो सकते हैं। तो PF और CF, तो हम इनके जगह CF या इनके जगह PF लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं या CP बराबर PF प्लस PF, यानी कहेंगे CP बराबर 2PF। कह सकते हैं CP बराबर 2PF। अच्छा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? चूंकि हमारा जो है CF के बराबर ही क्या है? PF है, ये कह देंगे। अब यहाँ पे देखिए CP को क्या बोलते हैं? CP को बोलते हैं पूरा वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? पूरा वक्रता त्रिज्या, क्योंकि इस ध्रुव P से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या यानी क्या बोलते हैं? R बोलते हैं। क्या बोलते हैं? R बोलते हैं। और यहाँ पे PF है, क्या बोलते हैं? PF, यानी ये फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को स्मॉल f यानी फोकस दूरी बोलते हैं, और इनको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या कैपिटल R। यहाँ पे तो हम क्या कर लिखेंगे? 2f लिख देंगे। यदि हम इस 2 को इधर लाएंगे तो क्या हमारा बनेगा? f इक्वल टू R/2। क्या बनेगा? फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा के 2, जो कि ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, ये था अवतल दर्पण के लिए। फिगर भी अच्छे से मैंने समझा दिया, एकदम जो क्रिया विधि है वो भी समझा दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पार्ट की कि उत्तल दर्पण, यानी कि अब दर्पण अवतल हो गए, अब उत्तल दर्पण के द्वारा भी यही सूत्र हमें सिद्ध करके लाना है, तो उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ दूसरा नंबर बना लेते हैं, उत्तल दर्पण के लिए फॉर कन्वेक्स मिरर, फॉर कन्वेक्स मिरर।
ठीक है। अब उत्तल दर्पण के लिए भी पहले एक हमें उत्तल दर्पण बनाना होगा। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, इसका उभरा हुआ तल जो होता है वो परावर्तक पृष्ठ होता है और दबा हुआ तल क्या होता है, पालिश होता है। लेकिन हमारा उभरा हुआ तल जो है इस साइड की ओर होना ही चाहिए, ठीक है। तो हम इस प्रकार से बनाएंगे दर्पण को, क्या बनाएंगे, इस प्रकार से बना देंगे। तो अब ये हमारा अंदर की ओर पालिश हो जाएगा, ठीक है, दबे हुए तल की ओर हम ऐसा मान लेते हैं कि इधर क्या है, पालिश है। और यहाँ से एक ध्रुव P लिख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हमारा ये गोली दर्पण जो है इस साइड की ओर बन रहा होगा ऐसे। जब इस साइड की ओर बन रहा होगा तो F हमारा यहाँ पे होगा और वक्रता केंद्र C हमारा यहाँ पे होगा, ऐसा होगा। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। अब इससे मुख्य अक्ष के समांतर एक AB किरण, क्या लिखते हैं, एक AB किरण आपतित होती है। कहाँ पर, एक AB किरण उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तथा बिंदु B पर टकराने के पश्चात या टकराने के बाद वह कहाँ जाती है, वह परावर्तित होकर बाहर निकलती है। लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि आभास होता है ऐसा कि हम आभासी, यानी कि ये कहाँ जा रहा है, फोकस बिंदु पे जा रहा है। कहाँ जा रहा है, फोकस बिंदु की ओर। हम इसको पीछे से बढ़ा के मिला देते हैं और फिर एक, अब इन दोनों के बीच में बीचों बीच एक अभिलंब लाइन होगा जो कि कहाँ से होगा, हमारे वक्रता केंद्र से होगा। कहाँ से होगा, वक्रता केंद्र से होगा, ठीक है। अब यहीं से हमारा ये दोनों कोण बन जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो ये किरण जा रहा है तो इसको पहले फिर से सुन लीजिए कैसे लिखेंगे, ऐसे, यानी कि माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है और मुख्य अक्ष के समांतर एक AB किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है तथा बिंदु B पर टकराने के पश्चात वह बाहर की ओर जा रही है। और ऐसा प्रतीत करते हैं कि वह अगर पीछे मिलाया जाएगा तो कहाँ जाएगा, फोकस बिंदु पे, फोकस बिंदु से आती हुई, मान लेते हैं कि फोकस बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही है। और हम फिर एक वक्रता केंद्र से आभासी लाइन जो कि अभिलंब खींच देते हैं। क्या करते हैं, वक्रता केंद्र से एक प्रतीत होता है ऐसा कि आभासी लाइन एक अभिलंब खींचा गया है, ठीक है। अब ये हमारा फिगर हो गया। अब इसी पे हमें क्या करना है, निगमन करना है, इसको हल करना है। देख लेते हैं, इनका नाम भी लिख देते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कि AB किरण जा रहा है, यहाँ से C हो गया तो यहाँ पे D लिख लेते हैं नाम, ये D है और ये अभिलंब का नाम N दे देते हैं, ठीक है। हाँ, अभिलंब का नाम N दे देंगे। तो अब इसको हल कैसे करेंगे, चूंकि लिख करेंगे। अब इसमें भी एंगल की बात करनी होगी हमें। जैसे हम कहेंगे कोण ABN, कोण AB और N की बात करेंगे पहले यहाँ पे I, क्योंकि अभिलंब से जिस कोण पे प्रकाश आपतित होता है उसे कहते हैं आपतन कोण और अभिलंब से जिस कोण पे या जितने कोण पे प्रकाश परावर्तित होता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण को I, परावर्तन कोण को R से दिखाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कोण ABN आपतन कोण तथा कोण NBD परावर्तन कोण है। क्या है, परावर्तन कोण है, ठीक है। ये आपतन कोण I हो गया, ये परावर्तन कोण R हो गया, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं अतः कोण ABN, क्या लिखते हैं, ABN के बराबर कौन होगा, ABN के बराबर कौन होगा, ये दोनों बराबर होंगे परावर्तन के वही द्वितीय नियम से। क्या होंगे, NBD, कोण NBD, समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। ये क्या होंगे, बराबर होंगे
परावर्तन के द्वितीय नियम से, ठीक है, ये परावर्तन के द्वितीय नियम से बराबर होंगे। अब एक और बनाते हैं। अभी ए बी एन के बराबर एक दूसरा कौन होगा, ए बी एन के बराबर कौन होगा दूसरा देख लेते हैं। ए बी एन के बराबर जैसे कहते हैं एफ सी बी या एफ बी सी भी कह सकते हैं, एफ बी सी भी, जो कि क्या है एफ, हाँ ये हमारा अभिलंब लाइन है, ठीक है, ये अभिलंब लाइन यहाँ से बना हुआ है। तो जो ये लाइन से, यानी ये दोनों समांतर लाइनें हैं, अगर हम इनको आगे की ओर बढ़ा दें ऐसे और इनको ऐसे पीछे की ओर, तो हमें लग रहा है कि इन दो समांतर किरणों को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो हमारा ये एंगल इसके बराबर होगा, यानी संगत कोण कह सकते हैं। तो लिखेंगे तथा कोण ए बी एन बराबर कोण कौन सा होगा, एफ सी बी, कोण एफ सी बी, क्या कहेंगे एफ सी बी। इसको सेकेंड बना लेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे संगत कोण, क्या कहेंगे संगत कोण कहेंगे। अब समीकरण 1 और 2 में हमें एक ये और एक ये ए बी एन कोण हमें बराबर दिख रहे हैं। तो हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड के क्या करेंगे तुलना करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो हमारा जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं कोण एन बी डी बराबर कोण एफ सी बी, ठीक है, ये बराबर होंगे। अब इनमें जब कोण बराबर है तो भुजा भी तो बराबर होंगे, क्या होंगे भुजा भी बराबर होंगे। परंतु यहाँ अभी भुजा को नहीं लिखेंगे, अभी एक और चीज़ हमें दिख रहा है यहाँ पे कि जो हमारा ये एन बी डी में कोण आर है, ये वाला कोण है, ये किसके इसके बराबर दिख रहा है ये कोण, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, क्या है इनके जो शीर्ष हैं वो क्या है एक ही बिंदु पे हैं, इसलिए अब इनसे बना जो यह निर्मित कोण है यह क्या होगा बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि एन बी डी, क्या कहेंगे कोण एन बी डी बराबर सी बी एफ, क्या कहेंगे, परंतु कोण एन बी डी बराबर कोण सी बी एफ, ठीक है, इसे कहेंगे शीर्षा भिमुख कोण नियम से। किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए बिंदु बी पर दोनों के शीर्ष एक ही पास एक ही में मिल रहे हैं, यानी एक ही बिंदु पर दोनों के शीर्ष हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर भुजा को हम बनाना चाहें बराबर करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कोण एफ सी बी। अब देखिए यहाँ पर भी दोनों में बराबर दिख रहा है, ये दोनों ये और ये आपस में बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं अतः कोण एफ सी बी बराबर कोण सी बी एफ। अब इनमें भुजा को हम देखें कौन भुजा किसके बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा ये जो एफ बी भुजा है वह सी एफ किसके बराबर होगा, सी एफ या एफ सी के बराबर होगा। आगे पीछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, यानी ये आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ये एफ सी भुजा इसको देख, एफ बी भुजा देख लेते हैं यहाँ पे, एफ बी यानी ये वाला भुजा किसके बराबर होगा एफ सी के, एफ सी यानी इसके बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों भुजा क्या होंगे बराबर होंगे। किस नियम से, किस नियम से, यानी सम्मुख कोणों के, यानी कह सकते हैं कि बराबर कोणों के समान कोणों के जो सम्मुख भुजा होते हैं वो क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये त्रिभुज के नियम में हम लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है कि देखिए अब अगर हम बात करें कि ये कोण, जब ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर, तो सीधी सीधी बात है कि ये वाला इसके बराबर होगा। तो इस कोण के सम्मुख भुजा ये है और इस कोण का सम्मुख भुजा ये है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था संगत कोण, संगत कोण को इसके बराबर इसको दिखाया था, ठीक है। और उसके पहले ही हमने कहा था कि ए बी एन और एन बी डी यानी ये दोनों बराबर हैं, तो इसके बराबर ये है
तो इसके बराबर ये भी हो सकता है, और इसके बराबर ये है तो ये भी इसके बराबर होगा। तो इसके सम्मुख भुजा ये है, इसके सम्मुख भुजा ये है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब फिर वही कंडीशन कहें कि यदि दर्पण का द्वारा क्या हो, बहुत छोटा हो। ठीक है, लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब बिंदु B ध्रुव P के निकट होगा। क्या होगा, जो ध्रुव P के निकट हो जाएगा बिंदु B, तो हम क्या कह सकते हैं, अतः क्या कह सकते हैं, अतः कह सकते हैं कि मेरा जो BF है वह PF के बराबर होगा। क्या होगा, जो हमारा BF है ये वाला भुजा वह हमारा PF के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, यानी ये इसके बराबर, तो कह सकते हैं PF बराबर BF हम कह सकते हैं। यानी यहाँ भी भुजा, अब यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया ये, तो हम इसे FB या BF आगे पीछे है, यहाँ पे FB लिख देते हैं तो समझ में आ जाएगा, FB। ठीक है, ये आगे पीछे लिख दिया गया था तो नाम बदल सकता है, आगे पीछे हो सकता है, भुजा वही है। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से FB के बराबर PF है और यहाँ FB के बराबर FC है। तो अब CP को देखते हैं, तो CP के बराबर कौन हो जाएगा, CP के बराबर कौन होगा, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो CP के बराबर ये क्या हो जाएगा, PF प्लस में FC। क्या हो जाएगा, PF प्लस में FC, यही दोनों को जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर भी CP बराबर हम PF प्लस PF कह सकते हैं, चूँकि जो FC है वह PF के बराबर है। ठीक है ना, यहाँ से हम वही जो लाइन लिखे थे या करके देख सकते हैं, यहाँ पे PF के बराबर FC यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहीं से हमें मिल रहा है कि ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ दिख रहा है CP के बराबर कौन है, CP के बराबर यहाँ से 2PF हो गया। तो CP को हम कह रहे थे R है और यहाँ 2 × F। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी F बराबर R/2। क्या लिख सकते हैं, F बराबर R/2, जो कि ये हमारा सिद्ध हो जाता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हमने दोनों दर्पणों यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के जरिए दिखा दिया। अब इसको ध्यान से देख लीजिए, यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हम अगले वीडियो में फिर लेकर के आते हैं अगला टॉपिक, यानी हम जो गोली दर्पण पढ़ रहे थे यहाँ पे F बराबर R/2 को। अब इसके बाद U भी तथा F हमें संबंध, U क्या होता है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, और V क्या होता है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और F क्या होता है, दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी स्मॉल f। इन तीनों में क्या संबंध होता है, इनके लिए सूत्र का निगमन करेंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल सवाल देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। और आप अधिक से अधिक मात्रा में हमारे चैनल को क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमें सपोर्ट करते रहें। ठीक है, जय हिंद।